सक्सेस मंत्रा की हमारी एक सीरीज चल रही है और आज हमारा चौथा मंत्र है। बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप हमें इतने सारे एक्ट्स पढ़ाते हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनमें काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, इसमें काफ़ी सारी केस स्टडीज़ हैं। तो क्या वो केस स्टडीज़, क्या वो सेक्शन नंबर याद करना ज़रूरी है? तो मेरा हमेशा एक रिप्लाई होता है, मत कर याद। फिर आप कहते हो सर क्या इससे मार्क्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो मैं कहता हूँ नहीं पड़ेगा, तो नहीं। फिर आप थर्ड सवाल पूछते हो, सर अगर एक बच्चा केस स्टडी लिख रहा है, सेक्शन नंबर लिख रहा है और हम नहीं लिख रहे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने कहा सिंपल सी बात है, मैं बायस्ड हो जाऊंगा, मैं भेदभाव करने लगूंगा कि देखो अगर ये बच्चा लिख सकता है तो ये क्यों नहीं लिख सकता। और इस भेदभाव, क्योंकि कॉपी तो इंसान चेक कर रहा है, और भेदभाव होने की वजह से क्या होगा, मैं अगर इसको 5 में से 5 दे रहा हूँ तो इस कॉपी को जिसने सेक्शन नंबर नहीं लिखे, जिसने केस स्टडी नहीं लिखी, मेरा मन नहीं करेगा उसको 5 में से 5 देने का। क्यों? कहीं ना कहीं ये बच्चा कमजोर है इस बच्चे के सामने, तो मान के चल रहा हूं ये बच्चा डिजर्विंग है, ये बच्चा डिजर्विंग नहीं है। बस क्यों? क्योंकि इसने सेक्शन नंबर लिखे, इसने केस स्टडीज लिखे और आपने नहीं लिखे। तो आपका अगला सवाल, सेक्शन नंबर याद कैसे करें? अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता है, लेकिन फिर भी ना आप घटिया सवाल पूछे बिना मानोगे नहीं। कोई भी चीज याद कैसे होती? कैसे याद होती? रिपीट करके, बार बार बोल के। अब रिपीट करने के लिए क्या करना है? सपोज करीब अभी हम 10 मिनट का एक गेम खेलेंगे, 10 मिनट हम किसी चीज़ पे काम करेंगे और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मुझे उसका आंसर करना। आपको कोई भी चीज़ कैसे याद होती है? रिपीट करके। तो रिपीट करने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं इसमें बाद में शायद कंपनीज एक्ट अगर समय मिलेगा तो कंपनीज एक्ट भी इसमें इन्वॉल्व कर लूंगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक मैं मान के चल रहा हूँ सेक्शन 1 से 75, जिन्हें हम जनरल सेक्शंस कहते हैं, और फिर एक शुरू होता है 124 से 236 तक, जिसको हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अभी मैं 1 to 75 की बात कर रहा हूँ कि पहले 75 सेक्शंस तो याद कर लो, ऐसे हम बाकी भी याद कर लेंगे। तो 75 सेक्शंस कैसे याद करें? कॉपी निकालो और लाइन से लिख डालो 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक? 75 तक। अब ढूंढो, अपनी बुक खोलो और ढूंढो कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे मेंशन्ड है। तो आपको पता चलेगा सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेबिलिटी की। किसकी बात करता है? एप्लीकेबिलिटी मतलब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है लगता कहाँ कहाँ है, तो आपने पढ़ा था ये कहाँ कहाँ लगता है? पूरे इंडिया पे। फिर पॉइंट नंबर 2, सबसेक्शन 2 कह रहा हूँ, सेक्शन 2, इसमें क्या पढ़ा था आपने? 2A ऑफर, 2B प्रॉमिस, 2C ऑफरर ऑफरी, 2D कंसिडरेशन, 2E एग्रीमेंट, 2F रेसिप्रोकल प्रॉमिस, 2G 2H 2I 2J सब पढ़े थे। तो 2 में क्या है? सिर्फ डेफिनेशन। 3 में क्या है? ऑफर और एक्सेप्टेंस किस तरीके से कम्युनिकेट होती है। 4 में क्या है? कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, चिट्ठी वाली बात याद है। 5 में चिट्ठी के द्वारा ऑफ एक्सेप्टेंस भेजो तो रिवोक कब तक कर सकते हो, एंड छठे में रिवोकेशन कैसे कैसे हो सकती है। फिर 7वें में हमने पढ़ा कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। मतलब भाई मैं तेरे को अपना कैलकुलेटर और पानी की बोतल बेच रहा हूँ, खरीदेगा? मैं पानी की बोतल खरीदूंगा, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं माना गया। क्यों? तुमने 100% ऑफर एक्सेप्ट किया या आधा एक्सेप्ट किया? एक्सेप्टेंस मस्ट बी व्हाट? 100%। आधा दूर एक्सेप्टेंस नहीं चलेगा। 8वां, एक्सेप्टेंस क्या हम कुछ रिसीव करके भी मान सकते हैं? मैडम कोचिंग दोगी क्या? पैसे थमा दिए, और मैडम ने जुबान से कुछ नहीं बोला लेकिन पैसे रख लिए, इसका मतलब क्या? एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 9 इसी की बात करता है कि एक्सेप्टेंस के अलावा पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दोनों मिला के क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो प्रॉमिस कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस भी और इम्प्लाइड भी। फिर सेक्शन 10 बात करता है कि एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, बताओ? जब उसमें फ्री कंसेंट हो, जब उसमें म्यूचुअल कंसेंट हो, जब उसमें कंसेसरी आइटम हो, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो, सब कुछ हो। फिर अगला क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल कौन होता है? सेक्शन 11, मेजर साउंड पर्सन डिस्क्वालीफाइड वाले लोग ना हो। 12, साउंड माइंड कौन होता है? 13 से लेके लाइन से आपने 22 सेक्शन पढ़े थे फ्री कंसेंट के बारे में। 13 कंसेंट, 14 फ्री कंसेंट, 15 कोअर्जन, 16 अनडू इन्फ्लुएंस, 17 फ्रॉड, 18 मिसरिप्रेजेंटेशन, 19 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रॉड, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ
कोवर्जन, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, 19A कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनडू इन्फ्लुएंस, फिर 20, 21, 22 मिस्टेक, 20 दोनों से मिस्टेक हो रही है, 21 लॉ की मिस्टेक हो रही है, 22 यूनिलेटरल मिस्टेक हो रही है। फिर 23 में आपने क्या पढ़ा कि अगर कंसेशन और ऑब्जेक्ट ये वाले लॉफुल हैं और ये वाले अनलॉफुल हैं। फिर 24 में आपने पढ़ा एग्रीमेंट वॉइड है अगर आधा हिस्सा वैलिड है और आधा हिस्सा वॉइड है, और अगर उसको सेपरेट कर सकते हैं तो वैलिड वाला वैलिड है और अनलॉफुल वाला वॉइड है। फिर 25 में आपने पढ़ा कंसेशन ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, लेकिन इसके आपने कुछ एक्सेप्शन ही पढ़े, गिफ्ट वाला, टाइम बार्ड प्रॉमिस टू पे, याद है कुछ ऐसा। फिर 26 में क्या पढ़ा शादी करने से नहीं रोक सकते, 27 में क्या पढ़ा बिजनेस करने से हो सकते, 28 में क्या पढ़ा आप किसी को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते, फिर 29 में अनसर्टेनिटी से वर्ड होता है, 30 में वेजरिंग पढ़ा, फिर 31 से लेके 36 आते हैं जो किसकी बात करते हैं, कंटिजेंट कॉन्टेक्ट की। फिर 37 में आता है परफॉर्मेंस कौन देगा, 38 में आता है परफॉर्मेंस अगर आप अटेम्प्ट कर चुके हो तो इट इज इक्वल टू परफॉर्मेंस है, एंड 39 में आया था कि परफॉर्मेंस अगर लंबी चौड़ी है, बीच में आप गायब हो गए, फिर कुछ दिन बाद वापस आओगे, तो वो सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। फिर 40 से लेकर 45 ने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट अगर जॉइंट प्रॉमिस वाला है तो परफॉर्मेंस कौन देगा, अगर एक बंदा मर गया तो परफॉर्मेंस किससे लेंगे, अगर एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया तो परफॉर्मेंस किससे लेंगे, अगर एक ने परफॉर्मेंस दे दी तो क्या वो बाकियों से परफॉर्मेंस का पैसा ले सकता है। ये सब कहाँ पढ़ा, 40 से लेके 45। फिर 40 से लेके 46 से लेके 50 बात करता है कि कहाँ परफॉर्मेंस दोगे, किस जगह पे दोगे, कितने बजे दोगे, और फिर 51 से 56 बात करते हैं कि परफॉर्मेंसेस कैसे कैसे हैं। जैसे आपने 56 याद होगा आपको कि कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जो इम्पॉसिबल होने की वजह से अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी, सब्सिक्वेंट क्या हो गई, इम्पॉसिबिलिटी आ गई। फिर 59, 60, 61 किसके बारे में बात करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में, कि भैया पहले डेटर खुद बताएगा पैसा कहाँ लगाओ। फिर 60 डेटर नहीं बताएगा तो क्रेडिटर विल डिसाइड, और अगर दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो समय अनुसार। फिर हमने 62 से लेकर 67 में क्या पढ़ा, कैसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, नोवेशन, रेसेशन, ऑल्ट्रेशन मत परफॉर्म करो, रेमिशन मत परफॉर्म करो, वॉइडेबल था आपने वॉइड कर दिया परफॉर्म मत करो, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया मत परफॉर्म करो, और सामने वाली पार्टी आपको सुविधा ही नहीं दे पा रही कि आप परफॉर्मेंस दें तो परफॉर्मेंस मत दो। इन सब केसेस में आपको परफॉर्मेंस देने की ज़रूरत नहीं है। फिर 68 से लेकर 72 आपको पता है इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। 68 क्या, माइनर नेसेसरी। 69 खर्चा किसी और का आपने पे कर दिया क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट था। 70 आपने नॉन ग्रेटिटोस बेनिफिट ले लिए। 71 फाइंड ऑफ द गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। 72 अगर मिस्टेक या कोवर्जन में सामान मिल गया तो वापस करना पड़ेगा क्योंकि कोई किसी और के खर्चे पे एंजॉय नहीं कर सकता। 73 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस देने पड़ेंगे। 74 पेनल्टी देनी पड़ेगी, और 75 जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है वो बदले में सामने वाली पार्टी से कंपनसेशन ले सकता है। क्वांटम डीमेरिट, क्वांटम मेरिट, कितने सेक्शंस हो गए। अब आपको बस ये लगा होगा कि मैं बोल के निकल गया, इसलिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके दिमाग में एक बार जाए वो चीज़। अब आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, जो बच्चा देख रहा है वो भी बोलेगा। सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट लगता किस पे है। सेक्शन 2 डेफिनेशन है इसके अंदर काफ़ी सही। सेक्शन 3 ऑफर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होता है। 4 कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है। 5 जो ऑफर एक्सेप्टेंस है वो रिवोक भी हो सकती है। 6 ऑफर कैसे कैसे रिवोक होता है। 7 एक्सेप्टेंस होगा तो एब्सोल्यूट होगा। 8 एक्सेप्टेंस हरकतों से भी हो सकता है, पैसा लेके भी हो सकता है जो इन्हीं जुबान से बोलना पड़े। और 9 प्रॉमिस एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। सेक्शन 10 एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट चाहिए। 11 कैपेबल कौन होता है। 12 साउंड माइंड कौन होता है। 13 कंसेंट। 14 प्री कंसेंट। 15 कोवर्जन। 16 अनडू इन्फ्लुएंस। 17 फ्रॉड। 18 मिसरिप्रेजेंटेशन। 19 कॉन्सिक्वेंसेस। 19A कॉन्सिक्वेंसेस अनडू इन्फ्लुएंस के। 20, 21, 22 मिस्टेक। 23 कंसेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल कौन से होते हैं, अनलॉफुल कौन से होते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन है। 24 आधा अनलॉफुल है आधा लॉफुल है तो सेपरेट हो सकता है तो लॉफुल वाला वैलिड है, सेपरेट नहीं हो सकता तो फुल्ली वॉइड है। 25 नो कंसेशन नो कॉन्टैक्ट। 26 शादी करने से नहीं रोक सकते। 27 धंधा करने से रोक सकते। 28 कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। 29 अनसर्टेन है तो वॉइड है। 30 वेजरिंग। 31 से 36 कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। 37 परफॉर्मेंस कौन देगा। 38 नहीं परफॉर्मेंस एक्चुअल भी हो सकती है, अटेम्प्टेड भी। अटेम्प्ट कर दी तो परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। 39 परफॉर्मेंस दे रहे थे बीच में गायब हो गए, फिर सामने वाली पार्टी चाहे तो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे। 40 से लेकिन 45 जॉइंट प्रॉमिस। फिर 46 से 50
टाइम एंड प्लेस 47 51 से 59 परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी आपको अगर सामने वाले ने अपना काम कर दिया तो, लेकिन कब देने की जरूरत नहीं है अगर इम्पॉसिबल हो गया। 59 60 61 एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट 62 से 67 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करने की जरूरत, नोवेशन हो गया मत करो पुराना, रेसिशन हो गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ऑल्ट्रेशन हो गया पुरानी टर्म्स फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। फिर 60 to 72 क्वासी और 73 से 75 डैमेजेस। कितनी बार बोला हमने, इसको 3 बार बोलो, इसको 10 बार बोलो, इसको 20 बार बोलो, और 20 बार बोलने के बाद मुझे मेरे पास आके बोलो तुम्हें याद नहीं हो रहा। हाँ या ना? बट ये कब होगा? जब आप करोगे। कब करोगे? जब आपने पूरा एक्ट एक बार पढ़ रखा है। कॉपी निकालो, लाइन से लिख लो सेक्शन, उनके आगे उनकी हेडिंग लिख लो। क्यों याद नहीं होंगे मुझे बता के दो, क्यों याद नहीं होंगे? तो मेहनत ही नहीं करना चाहते। तो अगर आपको कोई भी चीज़ लर्न करनी है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? उसको रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? काफ़ी सारी कहानियां इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल। मुझे लॉ क्यों आती है? क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बार लॉ पढ़ा रहा हूँ या 15 साल से लॉ पढ़ा रहा हूँ, तो याद हो गई। मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैंने इतनी बार रिपीट कर लिया कि मुझे याद हो गई। बट आप मेरी तरह 15 साल थोड़ी ना लगाओगे सीए फाउंडेशन पास करने में। आपको वही काम 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, तो आपको रिपीट जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हिंदी में भी इसकी कहावत है क्या? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। मतलब बार बार करोगे तो रस्सी भी पत्थर पे निशान छोड़ सकती है, बार बार पढ़ोगे तो याद हो सकता है। रिपीटिशन आपको करनी है। मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक आइडिया ले चुका हूँ, अब मैं कंपनीज एक्ट का आइडिया लेता हूँ। कितने सेक्शन है हमारे कंपनीज एक्ट में सीए फाउंडेशन लेवल पे? 10 है। सेक्शन 1 क्या बात करता है? एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 डेफिनेशन। सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए 2 चाहिए, ओपीसी खोलने के लिए 1 चाहिए, पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 7 चाहिए। 4 एमओए। 5 एओए। 6 6 सबसे बड़ा कौन? एक्ट। एक्ट से नीचे कौन? एमओए। और एमओए से नीचे कौन? यानी एक्ट ओवरराइड करेगा किसको? एमओए और एओए को। सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या इफेक्ट होंगे? कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहलाएगी, कंपनी की खुद की कॉमन सील होगी, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा। और 10 एमओए और एओए जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके अंदर, ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है किसके बीच? कंपनी और मेंबर के बीच। यानी कंपनी ऑब्जेक्टिव क्लॉज में जो भी कुछ लिखा है उसके बाहर नहीं जा सकती। अगर जाएगी तो क्या शेयर होल्डर मेंबर कंपनी के ऊपर केस करके इंजंक्शन लगवा सकते हैं? हाँ, क्योंकि मेंबर और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हमने इस नाम पे धंधा करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव में बिजनेस करने के लिए, इस कैपिटल के साथ, लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ बिजनेस करने के लिए राजी हुए हैं। तो एमओए एओए में जो कुछ भी लिखा है इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन। बस यही तो है। इसके अलावा और क्या पढ़ते हो? कॉर्पोरेट व्हील पढ़ते हो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पढ़ते हो, 3 डॉक्ट्राइन्स पढ़ते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। उसके अलावा क्या पढ़ते हो उसमें? कुछ भी नहीं। याद करके बताओ 10 सेक्शन कौन कौन से? पहला सेक्शन एप्लीकेबिलिटी, दूसरा डेफिनेशन, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एंड ओपीसी के रूल्स भी यहीं लिखे हुए हैं, 4 एमओए, 5 एओए, 6 एक्ट सबसे बड़ा है जो एमओए और एओए को ओवरराइड करेगा, 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, 8 एनपीओ, 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और 10 एमओए और एओए। मैंने अभी फिलहाल 10-15 मिनट के अंदर आपको 2 एक्टों के सेक्शन, क्या करना है बस घर जाके, घर जाके आज सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट उठाया आपने, पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन लाइन से लिख देंगे। 40 क्या होता है? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। 41 क्या होता है? कंपलसरी। 42 क्या होता है? कंटिजेंट। 43 क्या होता है? विल। 44 क्या होता है? कोर्ट जाके डिसॉल्व करना। 45 क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन। लाइन से लिखते चले जाओ, याद हो जाएगा। बस क्या करना है? शुरू करना है। तो एक क्वेश्चन का आंसर दिया इस वीडियो में। किस क्वेश्चन का आंसर?
सर सेक्शन नंबर, केस स्टडीज, ये सब क्या याद हो सकती हैं? बताओ, हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? अरे बोलो, हो सकती हैं? तो करो ना फिर, करते क्यों नहीं हो? तो जिस तरीके से आपने क्या लिखे सेक्शन, उसी तरीके से क्या लिख लो, केस स्टडी। देखो, हरभजन लाल वर्सेस हरचंद लाल किस बारे में बात करता है? जनरल ऑफर। कालिल वर्सेस कार्बोलिक, जनरल ऑफर। देवीदत्त वर्सेस श्रीराम, सिर्फ इंटेंशन डिक्लेयर करना ऑफर नहीं होता। हैरिस वर्सेस निकलसन, इंटेंशन डिक्लेयर अलग है, ऑफर अलग है। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट लिमिटेड, ऑफर अलग है, इनविटेशन टू ऑफर अलग है। ओले वर्सेस मालबोरो, क्या था इसमें, याद है कुछ? होटल में गया था। तो ऑफर की जो भी कंडीशन है कब तक बताओ? ऑफर के एक्सेप्ट होने से पहले, उसके बाद नहीं चलेंगे। लिली वाइट ड्रैग क्लीनर वर्सेस आर मोनोस्वामी, कंडीशंस जो भी हो वो कैसी हो, रीजनेबल। हावे वर्सेस फेसी, आंसर टू अ क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ऑफर को ऑफरी को ऑफर के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो एक्सेप्ट कर पाएगा। फेल्टर वर्सेस बिंडले, भैया किसी चीज़ को नहीं करने को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। स्टीवन वर्सेस हेंडरसन, ऑफर में कंडीशन है तो पहले बताओ। पार्कर वर्सेस एसिल कंपनी, ऑफर में कंडीशन है तो पहले बता के चलो। गटिन वर्सेस लीन, टर्म्स जो ऑफर की हो वो कैसी हो, सर्टेन। हो गए सारे सेक्शन यार, हो गए सारे केस स्टडी यार, बट करना क्या है? अब आप में से एक बच्चा हो सकता है बाद में कमेंट सेक्शन में लिखे, सर ये सारी केस स्टडी ना, ये सारे सेक्शन एक बार लिख के दे दो। अगर तुम ये मांग रहे हो, तुमसे ना हो पाएगा। मेहनत कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। मैं तो सब कुछ लिख के दे सकता हूँ, आपने क्या मेहनत की? जब आप सेक्शन 1 के आगे उसकी हेडिंग लिखोगे तो क्या आपने मेहनत की? मेहनत की, ढूंढा, तो क्या आपको याद हो गया ऑटोमेटिकली? और अगर मैं लिख के दे दूंगा तो वो बस लिख के रखा पड़ा रहेगा, लेकिन आप उसमें मेहनत नहीं करोगे। तो बस क्या करना है, पेन उठाना है, कॉपी उठानी है, लिखना है, बार बार रिपीट करना है। अभी भी आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि हम ये क्लास अपलोड आज आज 28 मार्च है, आपका पेपर मई में है, अभी भी 30 दिन प्लस है। आप 30 दिन लगातार, आप मुझे बताओ कि अभी हमने ये देखा था क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 75 सेक्शन, कितना समय लगा हमें? पहली बात 10 मिनट, दूसरी बात तो 5 मिनट होगा, तीसरी बात 3 मिनट भी होगा, आधा घंटा लगा लो। आधे घंटे के अंदर क्या आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे एक्टों के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, सारे के सारे सब एक्टों के 30 मिनट लगा के रिवाइज कर सकते हो? 24 घंटे में से कितने मिनट मांग रहा हूँ? मुश्किल है। और 30 दिन लगातार रिवाइज करो, फिर मुझे बोलना तुमसे सेक्शन याद नहीं हो रहे। बट काम तो आपको करना पड़े। तो कोई भी चीज़ कैसे याद होती है? रिपीटेशन से, बार बार करने से। ठीक है? अरे हाँ, बस हाँ में हाँ मिलाने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा आपको ये। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने एग्ज़ाम की ढंग से तैयारी करो, पेपर फोड़ के आना। चलो, बाय बाय।